बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। चीनी माफिया के खिलाफ हुकूमत वक्त एक्शन में आ गई है और हुकूमत वक्त ने यह कह रखा था पहले ही कि चीनी के मामलात पर जो रिपोर्ट हमने पब्लिक की है उसके बाद इनके तमाम तर लोगों को जो भी मुलव्वस हैं उनको किसी तरह फरार का रास्ता नहीं देंगे। अब जाहिर है 1985 से अगर इंक्वायरी होगी तो फिर मामला बहुत ज्यादा खुलेंगे। 1985 में किस और अभी तक किन लोगों के पास मिले मौजूद हैं, शुगर मिल्स मालिकान ने किस तरह से अवाम का पैसा लूटा, सब्सिडी के नाम पर किस तरह से किसको कहां छूट मिली है और इसका बराह रास्त जिम्मेदार कौन है, इसका तयन तो हुकूमत वक्त कर रही है। और यहां तक कहा गया है कि तकरीबन 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। नैब इस वक्त भी इंक्वायरीज कर रही है और वो तमाम तर इंक्वायरीज के जरिए जाहिर ऑपोजिशन के बड़े नाम है जो उस इंक्वायरी की जद में भी हैं। कुछ लोग जाहिर कहा जा रहा है कि वो मंजर आम पर नहीं आ रहे, छापे भी पड़ते हैं लेकिन वो घरों में नहीं होते, जैसे हमने देखा कि मियां शहबाज शरीफ का मामला रहा। लेकिन एक और मामला है जिससे बड़ी खलबली मचा रखी है और वो मामला है सिंथिया डी रिची का। ये अचानक मंजर आम पर आई हैं या पहले से थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल बताया ये जा रहा है कि 10 बरस से वो पाकिस्तान में मुकीम है। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालिक वो कह रही हैं उस पर सवाल तो जाहिर है हक बजाने में हम ये करने के कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इन खातून का क्या ताल्लुक है और अगर है तो फिर इसको वाजे किया जाए। दूसरी अहम तरीन मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोरोना वायरस के मामले पर सिंध हुकूमत के तहत जाहिर हुक्मरान जमात सिंध बड़े इकदाम उठाए लेकिन वो कहीं कहीं सबोटाश हो गए या एज पर द बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर दिए गए। तो अब हिकमत अमली क्या है? 18वीं आईनी तरमीम के होते हुए मौजूदा सूबाई हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरीहन या कह सकते हैं या सरदस्त किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और अगर करना पड़ रहा है तो उसके तदारुक के लिए क्या हो रहा है। आज हमने देखा कि एपीसी भी बुलाई गई लाहौर में और बड़ी एपीसी थी, लोग उसमें शामिल हुए। सिंध में भी तैयारियां हैं एपीसी की। आज हमारे साथ 1-on-1 गुफ्तगू के लिए सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब होंगे एक ब्रेक के बाद और जरा शाह साहब जानेंगे कि इस सारे मामलात का जो एक पंडोरा है इसकी कोई लाइन और लेंथ सेट भी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या नहीं, क्योंकि हुकूमत वक्त जब ऑपोजिशन में थी तब भी और मौजूदा हालात में भी बारहा ये कह रही है कि सिंध का आवे का आवा बिगाड़ने की असल जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसमें कहां तक सदाकत है इसका जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि चीनी माफिया हो, सिंथिया डी रिची हो या सूबा सिंध की हालत जार, इस पर बात करने के लिए आज हमें वक्त दिया है सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने। शाह साहब को शो पर वेलकम करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम शाह साहब से दोबारा राब्ता किए लेते हैं। मामलात ये हैं कि शुगर इंक्वायरी के ऊपर जाहिर है रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद बड़े बड़े नाम हैं जिसमें मुराद अली शाह साहब का भी है, ओमनी ग्रुप का नाम भी है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम है। नैब के इन मामलात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे नब्ज़ होगी, शायद ये अहम तरीन सवाल तो है। लेकिन इस वक्त एक और भी सवाल है जिसका बार बार तस्करा हो रहा है और वो ये कि जो संगीन इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लगाए गए हैं सिंधिया की जानिब से, इसका क्या जवाब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? शायद ये एक और भी अहम तरीन सवाल है। फिर उससे ज्यादा अहम ये कि बसेस चलानी थी, शहर का हुलिया दुरुस्त करना था, कोरोना वायरस के साथ साथ सब कुछ मलियामेट होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। नासिर हुसैन शाह साहब अब आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया जीटीवी के लिए और प्रोग्राम 7 से 8 के लिए। शाह साहब प्रोग्राम के आगाज पे ही जरा एक मसले पर बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंड हो रही है इस वक्त ये बातचीत, आप कभी मिले हैं सिंथिया डी रिची से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी अब तक तो नहीं मिला लेकिन आगे देखें क्या होता है। और देखिए मैं आपको एक अर्ज़ करूं, अभी आप
पूछा आपने कि आप इससे मिले या नहीं मिले, फिर आप इसकी बातों पे आ जाएंगे, इसके इल्ज़ामात पर आ जाएंगी। ये इस तरह के शोशे, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, कराई जाती हैं, ताकि लोगों का जो टेंशन है वो डाइवर्ट हो, जो वो सोच रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है, आज ना आपको चाहिए था, आप कोविड की बात करती, आपको चाहिए था जो सिंध और पंजाब की लोकस्ट की बात है, आप उस पर बात करती, आपको चाहिए था कि और बहुत सारी अहम चीजें हैं। इस तरह के गैर अहम इशू को आपने स्टार्ट ले लिया, मतलब ये बहुत ही गैर अहम इशू है, बहुत ही तो बात भी नहीं की जा सकती। ये सिर्फ मफरूजे, इल्जामात, और ऐसे ही है, फजूल सी चीज है। इसको अभी उठाए रखते हैं, फिर प्रोग्राम के जो बाकी हिस्से हैं उसमें बात कर लेंगे कि चीनी माफिया के खिलाफ हुकूमत वक्त एक्शन में आ गई है। आपको मालूम है शाह साहब के बड़े बड़े लोगों के नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से, ओमनी ग्रुप, जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, ये एक और शिकंजा, एक और मामला आपके सामने आएंगे। 85 से इंक्वायरी शुरू हो रही है। देखिए, हम तो कहते हैं कि 70 से करें, 77 से करें, 85 से क्यों, जब से करनी है करें, हमें कोई एतराज नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने और ये जो सबने एक हुआ सा बनाया हुआ है, ओमनी ग्रुप, और फिर उसका मुंसलिक कर दिया जाता है, जाहिर है वो एक कारोबारी ग्रुप है जो बहुत अरसे से कारोबार यहाँ कर रहा है। और ये जो सब्सिडी है, जिसके लिए कहा जाता है कि चीनी की सब्सिडी सारा कुछ जो है सिंध गवर्नमेंट ने किया तो ओमनी ग्रुप के लिए किया। देखें, ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे होती हैं और वो फिगर्स, फैक्ट्स सब सामने हैं। ये खोदा पहाड़ निकला चूहा। अच्छा, अगर आप मुकम्मल सब्सिडी ले लें जो भी सिंध गवर्नमेंट ने 2008 से लेकर आज तक चीनी के उसमें दी है, तो उसमें अगर ओमनी ग्रुप का अगर कोई शेयर बना भी है, इसकी जितनी मिले सब काउंट कर लें, उनके खाते में डाल दें, वो 15% से ज्यादा नहीं है। 85% जो है वो दूसरे लोगों को मिला है। और जिसमें अगर ये भी नहीं कि कोई इस तरह के लोग जो मे बी पार्टी से वाबस्ता हों या कोई और ग्रुप हों, अगर आप रिकॉर्ड पे देखें तो जो जहांगीर तरीन साहब की मिल्स हैं और वो जो हमारे दूसरे उनके एक फेडरल मिनिस्टर हैं खुसरू साहब, ये सब मेरे लिए वैसे काबिल एहतराम है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो उनको सब्सिडी ओमनी से ज्यादा मिली है, और दीगर पूरे जो भी जहां जहां ये मिल्स थी, और वो सब्सिडी अगर सिंध गवर्नमेंट ने दी है तो इस वजह से दी थी कि उस वक्त इनके पास चीनी जो है वो सरप्लस थी, वो बेच नहीं रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट कम थी और वो मिलें चला नहीं रहे थे। और अगर मिलें ना चलाते तो हमारे जो आम कार है, जमींदार है, गरीब भारी है, उसका गन्ना ये मिलें नहीं ले सकती। तो वो सब्सिडी उन काश्तकारों की वजह से दी गई ताकि ये चीनी बेचें और फिर मिलें चलाएं अपनी। शाह साहब, जरा ये शुगर का जो मामला है, ये तो इतना डिबेटेबल पॉइंट है कि इस पर घंटों बात हम कर सकते हैं, लेकिन सरदस्त अवामी मसाइल पर भी बात करना बहुत अहम है। सूबाई वजीर इत्तलात हैं आप, और जाहिर है मुसलसल बुनियादों पर कोरोना वायरस के दौरान हमने देखा कि सूबे की जो भी स्ट्रैटेजी थी वो आप लोग हम तक पहुंचाते रहे, लेकिन इस वक्त भी वबा जो है उसको कंट्रोल करने में हम नाकाम साबित हुए। हम इस वक्त दूसरे नंबर पर खड़े हैं, पहले नंबर पर पंजाब है। क्या वजूहात नहीं, क्यों नहीं, जब इतना अच्छा कंटिजेंसी प्लान मुरतब था तो उसको क्यों नहीं प्रैक्टिकली अप्रोच किया गया और क्यों नहीं अपनाया गया? देखिए, आपने सवाल किया है तो मुझे जाहिर है जवाब देना पड़ेगा। हालांकि कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी मुनासिब नहीं है, हम सब ने काम करना है मिलकर। लेकिन अगर सारा रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पूरी दुनिया में कोविड वायरस फैला हुआ था, सब लोग इस पे कॉन्शियस थे, और जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का काम है, उनको भी उस पर कोई ना कोई एफर्ट्स लेने चाहिए थे। हमारे यहाँ 26 फरवरी को 2 केस जो है पॉइंट आउट हुए, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। ठीक है। सीएम सिंध ने 26 की रात को ही मीटिंग बुलाई और 27 को उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दी फरवरी को। ठीक है। और फिर वो जो माहिरीन ने जो हमें राय दी, क्योंकि नया वायरस था, हमको भी इल्म में नहीं था कि इसका क्या है, जो भी एपिडेमिक डिजीजेस के माहिर हैं, डॉक्टर्स हैं, WHO, यूनिसेफ, उनसे हमारी डेली मीटिंग होती थी, दीगर इदारों के लोग भी थे। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे रोका जा सकता है।
ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब ने वही चीजें फेडरल गवर्नमेंट से कन्वे की, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने सीरियसनेस नहीं दिखाई। उसका मिसाल ये है प्रैक्टिकली कि 26 फरवरी को पॉइंट आउट होते हैं, केसेस बढ़ते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब 13 मार्च को पहली मीटिंग बुला रहे हैं और उससे पहले सिर्फ उनका एक ट्वीट है। जफर साहब जरूर एक्टिव थे, जो उनके मावने खुसूसी हैं हेल्थ के, वो बिल्कुल काम कर रहे थे, नो डाउट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की लेवल पे कोई सीरियसनेस नहीं आई। ऑर्डर, ये देखिए, ये वायरस कोई हमारा नहीं है मुल्की कि यहां से निकला हो, ये बाहर से आया है, इसको रोका जा सकता था, बहुत आसान तरीका था। जिस तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने माहिरीन की राय के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि एक प्रॉपर लॉकडाउन लगा दें, ताकि जो लोग भी बाहर से आए हैं, या एयरपोर्ट से आए हैं, तफ्तान से आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं, जो बॉर्डर एरिया हमारे मिलते हैं, उनको ट्रेस किया जाए, ट्रैक करके टेस्ट किया जाए, और फिर जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी चेक किया जा सकता है, ताकि इसको वहीं पे महदूद कर दिया जाए। लेकिन उस पर कान नहीं धरा गया, सीरियस नहीं दिखाई गई। लाखों लोग मुल्क में आ गए, और जो हमने लॉकडाउन लगाया भी तो आपने देखा कि कह दिया गया अशराफिया का लॉकडाउन था, मैसेजेस इस तरह के आए कि वो प्रॉपर जो अफादियत थी लॉकडाउन की वो हमें ना मिल सकी। अब तो एक लंबे अरसे के लिए इस वायरस के साथ हमने चलना है, और तमाम शोबाए जात जो है जिंदगी के वो भी अपना काम करेंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ, SOPs के साथ। ये भी नहीं हो सकता कि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है कि एक मुकम्मल लॉकडाउन हो, कर्फ्यू लग जाए बहुत लंबे अरसे तक। अगर हमें टाइम पीरियड पता हो, कंफर्म हो कि 1 माह 2 माह, तो आप यकीन करें हम कुछ भी करके पूरे साल की डेवलपमेंट खत्म कर देंगे। हम वही चीजें लोगों की सपोर्ट में, कारोबारी लोगों को सपोर्ट करेंगे उसमें, और मुकम्मल लॉकडाउन लगा देंगे। आपकी कथा कलामी की माफी दीजिएगा मुझे, लेकिन आपकी ज़ाहिर आप हुक्मरान जमात है सिंध की, 18वीं आईनी तरमीम का ज़ाहिर ताज है आपके सर पर। लोग ये कहते हैं कि पिछले 12 बरस का अहाता करके पूछें कि सिंध का सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेंथनाइज क्यों नहीं किया, और आज अगर एक मुसीबत आई है तो उसके ऊपर यहाँ वहां आए बाएं देखने के बजाय अगर उसको बेहतर तरीके से उस बजट को लगाया गया होता तो शायद आज इस तरह के मसाइल ना देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये इल्जामात हैं। अच्छा, अगर सेहत के बजट की आप बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में आप NICVD की जिस तरह पूरे सिंध में हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, कहीं एक हॉस्पिटल बता दें पूरे पाकिस्तान के दीगर सूबों में। मैं दूसरे सूबे भी मेरे हैं, वो मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा सारा, लेकिन हम पर हमेशा आता है इल्ज़ाम सिंध के लिए। यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट भी सिंध गवर्नमेंट ने, ये जो बहुत बुरी गवर्नमेंट है ना, सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जो किसी काम की नहीं है, किसी काबिल नहीं है, सच में, उसने ये सच कह रहे हैं खैरपुर के एक छोटा सा, ये सच बता रहे हैं, ये मैं, आप चेक कर लेना, छोटा सा एक गाँव टाइप है गंबट, वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे, और पाकिस्तान में ये एक जगह है, और वहां मुफ्त होता है। सिर्फ सिंध के लोग नहीं उससे मुस्तफीद होते, पूरे पाकिस्तान के बहन भाई आते हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, उनके एड्रेसेस, उनकी सारी चीजें। इसी तरह SIUT में इलाज होता है, इसी तरह साइबर नाइफ कैंसर का इलाज जो पूरी दुनिया में 50 लाख से 1 करोड़ उसकी लागत आती है उसके इलाज की, वो यहाँ पे मुफ्त होता है, जिसमें जो हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में तो रहते हैं, लेकिन जो बैरूने मुमालिक हैं हमारे बहन भाई, उन्होंने भी आकर इलाज कराया है, जिनके पासपोर्ट नंबर, उनके जो जहाँ पे वो जिन मुल्कों में रहते हैं वहां पे उनकी जो रेजिडेंसी है वो सब क्योंकि रिकॉर्ड पे होता है। ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, आज की बात कर लें, कोविड की बात कर लें। नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी शाह साहब, कोविड की बात कर लूं, ये लॉकडाउन आप लोगों ने उठा लिया, फिर ECC के अंदर मैं ये पूछना चाह रही थी कि शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने जाकर प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम ठीक है लॉकडाउन ईज कर देते हैं। किसने प्रेशराइज किया आपको? अगर आपको लग रहा था कि हालात संगीन हैं, लोगों के पास केसेस ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा सामने आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट अब ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने फिर लॉकडाउन क्यों उठाया? आप उसको उसी तर्ज पे लेकर चलते रहते। सूबे के ऐसे इख्तियार तो है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, लॉकडाउन का एक तरीकेकार होता है, एक अरसा होता है।
कि जिसमें हमने पूरा कंट्रोल करना होता है, और वो तब मुमकिन होता है जब सब लोग एक पेज पे हो ना, फेडरल गवर्नमेंट, दीगर प्रोविंसेस, सब चीज़ें एक जगह पे हो। ज़ाहिर है ट्रेनें हम बंद नहीं कर सकते, जहाज़ हम बंद नहीं कर सकते, तो हमने तो लॉकडाउन जहाँ पे किया उस वक्त ट्रेनें भी चल रही थी, ट्रांसपोर्ट भी चल रही थी जो इंटर प्रोविंशियल होती हैं, एयरपोर्ट भी चल रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर तो वाहिद एयरपोर्ट है जहाँ पे हमने सिस्टम बनाया, हमारी हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचुओ साहिबा ने वहाँ पे सिस्टम दिया, 60 के करीब लोग दिए ट्रेन, जो पूरा डेटा भी लेते थे, जो हम बाद में सिम्टम्स भी वगैरह चेक करते रहे। लेकिन लॉकडाउन के लिए जब एक तरफ से इशारा आ जाए कि जी ये तो अशराफिया का लॉकडाउन है, मतलब सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने लगाया, सिंध गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए, सर हमारी तरफ था ना, चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ था, लेकिन उनको फॉलो फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी किया, पंजाब में भी लॉकडाउन हो गया। अच्छा, सिंध के चीफ मिनिस्टर की तरफ इशारा था कि ये लॉकडाउन जो है ये अशराफिया में हो गया। हाँ, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जो मैसेज था वो सही नहीं गया। आप जिस मीटिंग की बात करती हैं जहाँ पे ये सारा कुछ तय होता है, वहीं पे मेरे चीफ मिनिस्टर ने कहा था ना कि एक प्रॉपर लॉकडाउन लगा दें मार्च के माह में। 15 दिन का अगर प्रॉपर लगता या 15 दिन के दो लग जाते तो आज हालात बेहतर होते। लेकिन चले उस पर वो मिक्स मैसेजेस की वजह से कि जी लोग ये ऐसे हो जाएगा। फिर आपने एक और बात नोट की होगी कि पीटीआई बड़ी खुशकिस्मत पार्टी है। अच्छा? कि उसकी जो अपोजिशन है वो जी शऊर भी है, एक्सपीरियंस है। उन्होंने अगर यही लॉकडाउन जो सिंध में था अगर पंजाब में लगा, केपी में लगा, बलूचिस्तान में लगा, तो वहाँ की जो मुखालिफ पार्टीज थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में है, नवाज लीग भी है, दीगर, उन्होंने उनकी मुखालफत नहीं की। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जो अपोजिशन थी उन्होंने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर कुछ दुकानें खोलने पर 2-4 गिरफ्तारियां हुई, उसी दिन पेशावर में दुकानें खोलने पर दुकानदारों पर फायरिंग हुई वहां की गवर्नमेंट से। वहां की मजम्मत किसी ने नहीं की, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गई और बहुत पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। तो मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं कि इस चीज को सीरियस नहीं समझा गया और आज भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। देखें, कोरोना से डरना है, ये जो हम कहते हैं ना जी कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। भाई ये कोई मोदी की गवर्नमेंट है जिससे लड़ना है? इंडिया है जिससे हमने लड़ना है जाके? ये अजाब इलाही है, ये एक वबा है, इसके लिए अल्लाह से माफी मांगनी है, अल्लाह की रहमत के तलबगार होना है। और दूसरा, इससे डरना है और बचना है। अगर आप कहेंगे, हम चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब कहता रहा कि भाई आप घरों में रहें, एहतियात करें, बाहर ना निकलें, और दूसरी तरफ से कोई और बड़ा लीडर ये कहे कि जी इससे तो डरने की जरूरत नहीं है, ये तो फ्लू है, ये तो ऐसे ही है। तो एक तरफ आप कहें कि डरे ना और फिर आप लोगों से कहें कि घरों में रहें। बड़ा लीडर आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं? क्या लोग हैं शाह साहब? बड़ा लीडर आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं? जी जाहिर है। अच्छा, इमरान खान साहब को कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी तरह की बातें की थी। ओके, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, बड़े लीडर नहीं है? अच्छा, लीडर और प्राइम मिनिस्टर, खैर वेल एक ब्रेक लेने का चाहे सिलेक्टेड है, बनाए गए हैं, लेकिन है तो ना। अच्छा, आप मानते हैं उनको लीडर? मेरे लिए ये भी खबर है, बहुत बहुत जाहिर है अभी मजीद बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेक्टेड ही है तो सिलेक्टेड ही है, जैसे भी है तो सही। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वादे और दावे और जो हिकमत अमली है, इससे अवाम की आज जब हमें ये पता, हमने बताया अपने सोशल मीडिया के थ्रू के नासिर हुसैन शाह साहब हमारे मेहमान होंगे, तो मेरे पास सवालात की भरमार आ गई है और वह सवालात मैं आज प्रोग्राम में जरूर करूंगी। पूछा यह जा रहा है अवाम की जानिब से कि जो वादे थे कि यहाँ 100 बसेज आ जाएंगी, यहाँ पर जाहिर है ग्रीन लाइन का एक मंसूबा है जो कि बिल्कुल ही सफेद आती है, एक स्टील मिल सफेद आती, पीआईए सफेद आती, फिर एक ग्रीन लाइन बस मंसूबा आती, फिर कोरोना का वायरस और इसकी वबा, फिर मईशत की तबाहाली, फिर करप्शन की बातें। तो इस सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम पाकिस्तान को क्या डिलीवर करेगी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब से। शाह साहब आज हमारे साथ 1-on-1 है और कुछ ज़ाहिर सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब अवाम पाकिस्तान भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि ज़रा इसका जवाब मिले। शाह साहब ये ज़रा बताइएगा हमें कि जाली डोमिसाइल के मामले पर हमने देखा कि MKM पाकिस्तान और फिर GDA और बाकी सारे लोग जो अपोजिशन में हैं उन्होंने ज़ाहिर करारदाद भी जमा करवाई है सिंध असेंबली में। ये क्यों सामने हो रही है जाली डोमिसाइल के मामला, ये है क्या दर हकीकत? और जरा मुझे ये भी बताएं कि ज़ाहिर जब हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो इस पे लोग कह रहे हैं कि कोटे को नजरअंदाज किया जाता है, लोगों की हक तलफी होती है, क्या कहिएगा इस मामले पर? जी बिल्कुल, उसकी इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर साहब ने कराई है और सीनियर मेंबर बोर्ड और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल वो कमेटी थी जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की है। की वजाहत करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की इस वो नहीं है कि उनकी आशीर्वाद किसी को हासिल हो या उनके कहने पे ये कुछ किया गया हो, बल्कि आप देखेंगे कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और जाहिर है इससे कई लोगों की हक तलफी हुई है। अच्छा। और जो लोग इससे मुलविस हैं या जो लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि फेयर इनफ इसके ऊपर आप लोग इस मामले को डील कर रहे हैं। ठीक है शाह साहब, एक और चीज है जो कि बड़ा जी बिल्कुल बड़ा सवालिया निशान है। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप जो वादे और दावे करते हमसे वोट लेते हुए अब मौजूद हैं शहर कराची के अंदर भी किसी हद तक, तो जो वादे आप लोगों की जानिब से किए गए थे क्या वो वफा भी होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अब कोरोना एपिडेमिक के बाद तो सारे सियासतदान और सारी पार्टीज कह रही हैं पहले इससे निमट ले तो फिर बाकियों का कुछ करते हैं। क्या हुआ? वो बसें किधर रह गई, वो ग्रीन लाइन किधर रह गई, वो शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, वो सब किधर रह गया सर? देखें, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सारों को कोविड-19 ने बचा दिया है कि जो मईशत पहले ही खत्म हो चुकी थी हम भी मे बी उसका हिस्सा रहे हो, लेकिन हमने कभी इसका सहारा नहीं लिया। अच्छा, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मईशत को अभी कह रहे हैं कि ये बुरा हाल मुआशी मईशत ये हो गया, वो तो अगर आप पहले देख लें जनवरी में कौन सा मार लिया था, वही हमारा हिसाब भी है। तो मैं पहले अपनी सफाई दे दूं। देखें, बसेस की बात जो है बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम उस पर बड़ी माजरत खा हैं और जाहिर है जो हम चाह रहे थे, जो हम करना चाह रहे थे वो करना चाह रहे हैं, वो अभी तक नहीं कर सके और बसेस ऑन रोड नहीं आई। बिल्कुल पूरा प्रोग्राम बना लिया गया था जब मेरे पास भी ये डिपार्टमेंट था लास्ट टेन्योर में, यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर्स से मिलकर, और उसके लिए अगर आप हमारी उसको क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करें तो 3 दफ़ा वो अखबार में भी आई एडवर्टाइजमेंट जो हमने इनके साथ तय किया था, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए। अब इस साल भी इस दफ़ा जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अवेश साहब, उन्होंने बड़ी जान फिशानी से काम किया और उन्होंने एग्रीमेंट भी किए हैं मुख्तलिफ कंपनी से और इंशाल्लाह जल्द ही बसेस आ जाएंगी, लेकिन इस वक्त तक नहीं आई, उसके लिए हम बिल्कुल माजरत खाएं। अब आप आ जाए ग्रीन लाइन की आपने बात की। ये भी एक और सफेद हाथी, एक स्टील मिल, फिर एक ये सफेद हाथी। एक ये बहुत पुराना इशू था ना, आप स्केल में भी है, आपका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है इस जर्नलिज्म में, बड़ा नाम है आपका। आपने देखा होगा कि पिछले गवर्नमेंट थी 5 साल से, उसमें भी यही इल्जामात लगते थे। जब अगर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब थे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, आजकल उनकी तबीयत नासाज है, या मोहतरम बाद में शहबाज शरीफ साहब भी आए, तो यही कह रहे थे कि जी सिंध गवर्नमेंट नायल है, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है, ये बसेस नहीं ला रहे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में भी मुकम्मल कंप्लीट नहीं है। चलें कोविड में तो ये 2 माह गुजर गए ना, 3 माह हमारे 4 माह लगा लें चलें, लेकिन इससे पहले भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। फिर जब खान साहब भी पहली दफा कराची आए तो उन्हें भी यही ब्रीफिंग दी गई,
वो भी रिकॉर्ड पे है, उन्होंने भी यही तकरीर कर दी कि जी सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, ये बसेस नहीं ला रहे। बल्कि बाद में उन्होंने एक और ऐलान भी कर दिया मीटिंग के बाद, जब उनके ऊपर सारी चीजें आश्कार हुई कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध गवर्नमेंट की नाअहली नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की है और जो इदारे काम कर रहे हैं उनकी है। तो उन्होंने एक ये जरूर मेहरबानी की, ऐलान किया कि अब बसेस भी वो खुद लाएंगे, वो ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने ऑर्डर्स भी कर दिए। तो अब तो ये सारी चीजें फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। अब हमने तो हमारे जिम्मे जो चीजें उधर ही वापस वो कर हमने देना करके सर, दे जब दी। आपके पास कुछ नहीं है शाह साहब। एक 18वीं आईनी तरमीम बड़ा मजबूत तरमीम है जिसने आपके बड़े मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया है, तो अगर कुछ हो ही नहीं पा रहा तो ये भी वापस कर दें ताकि ये दर्द सर भी खत्म हो हमारे। देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि 18वीं, ये तो एक स्कीम की बात है ना। 18वीं तरमीम जो है 10 चीजें जुड़ी हुई हैं सर, 10 सूबों, चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको अर्ज बता दूं, सुन तो लेना मेरी बात। ये जो 18वीं तरमीम है, इससे सूबे मजबूत हुए हैं, और जब सूबे मजबूत होते हैं तो वफाक मजबूत होता है। ये 18वीं तरमीम तो अब पता नहीं क्यों कुछ लोगों से हजम नहीं होती, और फिर ये सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है। अच्छा, 18वीं तरमीम की एक और मिसाल क्यों नहीं देती आप? क्या? कराची की दे लेना। हाँ, बताइए। ये जो मैं बताता हूँ आपको, ये जो हॉस्पिटल्स हैं कराची के, जी। NICVD, JPMC, साइबर नाइब, दीगर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए। अब क्या वजह है कि फेडरल गवर्नमेंट इनको ले नहीं रही? वो तो वापस कर दिया था ना आपको कहा गया कि आप चला लें। इतनी करप्शन, वो तो कहते हैं इतनी करप्शन कर देते हैं इधर उधर कि हमसे नहीं संभाला जाता। सुन ले, चले नहीं चले, करप्शन तो जब हमारे पास होगी तब करेंगे ना। जब उनके पास होंगे इदारे तो फिर हम कहां से करप्शन करेंगे? हमने तो उनको दे दिए कोर्ट के हुक्म पर। ये उनकी नाअहली थी ना, और ये हमारी अहलियत थी। उन्होंने कहा कि आप सही आप सही चला रहे हैं, तो इसी से जाहिर हो गया कि कौन सही काम कर रहा है। ये सिर्फ इल्जामात, ये मफरूजे, ये जिस तरह सिंथिया अभी बाहर आ गई है, इसी तरह ये करप्शन जो है इसको एक ढंडोरा बनाया गया। आप देखें, जब भी इस गवर्नमेंट से जो सिंथिया को याद कर रहे थे मौजूदा जब मौजूदा गवर्नमेंट से आप कभी इनकी बातें पूछे ना कि भाई आपने क्या किया शुरू से, जब से आए हैं, तो ये एक बात कहते हैं, जी एहतसाब, जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भाई, आप किसी को ना छोड़ें, एहतसाब से हम आपको मना नहीं करते, लेकिन कम से कम एहतसाब अपने लोगों का भी करें। ठीक है। आप, अच्छा वो कहते हैं जी हम तो 2 साल हुए, चले यहाँ 2 साल हुए, KP में तो आपको 7 साल हुए ना। वो मालम जब्बा, वो वहां की भी एक BRT है, जी। वो पता नहीं कोई बिलियन ट्रीज, पता नहीं क्या चीजें हैं, और बहुत सारे इश्यू। अच्छा फिर चले, ये तो नए लोग हैं PTI के, लेकिन इन फरिश्तों की हुकूमत में वो जो पुराने जो लोग थे, जो गलत पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी, PMLN, उनके लोग जो इन्होंने अपने साथ शामिल किए, पार्टी की थी साइड पे चली गई। आप देखें ना, जो इधर उधर से लोग आए थे सब बेचारे फिल्टर होने शुरू हो गए। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो लोग हैं वो उन्हीं के साथ हैं, और फिर जो अलाइज थे जिन पर ये सारे केसेस हैं, उनमें से किसी पर एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तो एज पर द प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं एक्शन तो मैं लूंगा, चाहे ATM मशीन जिनको जहांगीर तरीन कहते हैं लोग, वो हो या दीगर लोग हो। इस पर हम कमेंट कर लेंगे आगे। अच्छा, वो सुन तो ले, ये जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, इसमें तो सीधा है कि इस वजह से चीनी की कीमतें बढ़ी कि इसको एक्सपोर्ट किया गया था। एक्सपोर्ट की इजाजत जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब की साइन से है, क्योंकि वो इंचार्ज मिनिस्टर हैं कॉमर्स के, फिर कैबिनेट हेड है, तो एक्सपोर्ट तो उन्होंने की। तो जिस वजह से कीमतें बढ़ी हैं चीनी की, उसमें तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, चले इसका जवाब किसी रोज उन्हीं के किसी वजीर इत्तलात से ले लेंगे। अभी तो फिर ले लीजिएगा, बिल्कुल ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेंगे कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर यानी शाहिद खाकान अब्बासी पर मलबा है तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के मामलात क्या होंगे। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन शाह साहब मुझे जरा ये बताएं, अभी आपने बताया, याद आ गई आपको सिंथिया डी रिची। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ आवाम के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट है उनका, वो ये पूछ रहे हैं ये प्रेसिडेंसी के अंदर, फिर मखदूम शहाबुद्दीन के साथ, और फिर रिमान मलिक साहब, मतलब इन लोगों से मिलना आसान काम नहीं रहा कभी भी। यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी ये कैसे ताल्लुकात हुए होंगे, क्या मामलात हैं? कुछ तो आपको होगी ब्रीफिंग या कुछ मालूमात मिली आपको?
जी, मुझे इनके बारे में कोई मालूमात नहीं। मैं तो सिर्फ सीधा सीधा 2 और 2 4 होते हैं। अच्छा। या 2 और 2 5 होते हैं। अच्छा। अगर ये खातून इतनी बाइफत, पाकबाज और इतनी मॉरल वाली थी, तो जब ये जिस चीज का अब तस्करा कर रही हैं, ये 10 साल के बाद क्यों कर रही हैं, इतने सालों के बाद क्यों कर रही हैं? अब क्या वजह है? देखिए, यही एक चीज होती है कि जिससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कोई एजेंडा है, कोई तरीकेकार है जिस पर ये इनको लॉन्च किया गया है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। ये लॉन्च किया गया है, आप ये कह रहे हैं इनकी लॉन्चिंग हुई है? बात है, गैर अहम इशू है। गैर अहम इशू है, लॉन्च किया गया है। चीजें होती है ना, वो लॉन्च किया गया डाइवर्ट करने के लिए कि आज की बात ना हो सके। अच्छा, ये जो आज तेल नहीं मिल रहा, देखो एक मिनट, आपने तेल की बात नहीं पूछ रही थी, आप भी ने रोक दिया। तेल नहीं मिल रहा पूरे मुल्क में। सुनना शुरू कर देती हूं। नहीं, आप नहीं रोक। मैं तो पूछने लगी थी कि आपको रिची ये आपको भी सिंथिया याद है। नहीं, आपको तेल याद नहीं है, आपको लोकस याद नहीं है। मुझे तो लोकस, देखिए शाह साहब, मैंने आपसे बसेस का तज़किरा किया। तेल क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा, आप बताएं क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्या पता। चले आपको तेल, मैं देखें, ये एक बहुत बड़ी नाअहली फेडरल गवर्नमेंट की कि जब इंटरनेशनल प्राइजेस इतनी कम थी और यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी थी, उन्होंने इनसे कहा कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो उनको इजाजत नहीं दी गई। न खुद एक बड़ी मिकदार में इंपोर्ट किया फेडरल गवर्नमेंट ने, ना इन जो शेल है, पीएसओ है, या जो भी ये कंपनीज हैं बहुत सारी, उनको रिटर्न में मना किया गया कि आपको इंपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे। अगर वो इंपोर्ट कर लेते उस कम कीमत में, तो उस पर ये रेगुलेटरी जो अथॉरिटी बनाई हुई है, ये प्राइसेस तय कर लेती। एक काफी अरसे तक अगर वो प्राइसेस बढ़ भी जाती हैं इंटरनेशनली, तो हमें तो यहाँ कम कीमत में ये हमने कोई चीज रिजर्व की नहीं ना, हमने सिर्फ करप्शन रिजर्व की, हमने सिर्फ चीजों को खराब रिजर्व किया, हमने मतलब ये सारा कुछ किया, आवाम के लिए कुछ कर नहीं सके। शाह साहब, बस लास्ट 10 सेकंड्स में मुझे ये बता दें अगर आप, कि इस वक्त जो सूबे सिंध के हवाले से करप्शन की दास्तानों पर और बाकी सारी चीजों के इल्जाम है, क्या आप समझते हैं कि स्ट्रीट पावर है अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद के पास, और अगर वक्त आएगा तो आप बाहर आ सकते हैं सड़कों पर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप है, बहुत कोशिश की गई कि सिंध में हुकूमत ना बने, लेकिन उसके बावजूद 2008, 2013 से ज्यादा सीटें जो है, नशिस्तें 2018 में पीपल्स पार्टी को मिली। बड़ी कोशिश की गई। ये अब क्या है, जो पेट में परेशानी होती है, तकलीफ होती है, कभी गवर्नर रूल की बात कर दी जाती है, कभी डीस्टेबलाइज कर दिया जाता है, हाउस ट्रेडिंग की बात कर दी जाती है। चीफ मिनिस्टर साहब को केस कमीशन रिपोर्ट दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दी एक्सपोर्ट की, सब्सिडी दी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, लेकिन बुलाना मुराद अली शाह साहब को है, जो TOR में जिनका जिक्र तक नहीं। TOR है कि 2018, 19, 20 पे, लेकिन वो 17 का एक केस निकालेंगे और कहेंगे जी मुराद अली शाह साहब क्यों नहीं आए। भाई, आप बोजदार साहब को क्यों नहीं बुलाते, जिन दूसरे लोगों को क्यों नहीं बुलाते? तो ये इशू है स्ट्रीट पावर या वोट। आप देख लीजिएगा कि चेयरमैन बिलावल जो है, वो पूरे पाकिस्तान में जो भी आइंदा इलेक्शन आएंगे, सबको पता लग जाएगा कि किसको वोट कितने मिलते हैं। ओके, शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम के लिए निकाला, हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि सूबे सिंध का हाल और मुख्तलिफ सियासी हवालों से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस पर जवाब लिया जाए। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।